तो जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा ब्लॉक 1 का यूनिट 1, सेल्फ आइडेंटिटी एंड जेंडर आइडेंटिटी। सो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो अभी तक नहीं पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में नहीं था और इसमें भी अभी तक नहीं आया था, वो है जेंडर आइडेंटिटी वाला। तो इसमें क्या होता है कि जो इनिशियल पीरियड होता है बच्चे का, जो हमने सिम्बायोसिस वाला जो बात करी थी 6 to 7 मंथ्स से होता था, सिम्बायोटिक पीरियड होता था, उसके बाद में सेपरेशन शुरू होता था टिल अबाउट द एज ऑफ 2 years। उसके बाद में सेपरेशन के बाद में फिर इंडिविजुएशन होता था। सो इनिशियली क्योंकि जो चाइल्ड की आइडेंटिटी है वो केयर टेकर के साथ में इन्फ्यूज्ड है, मतलब वो डिफरेंट समझ ही नहीं रहा कि केयर टेकर अलग है, मैं अलग हूँ। तो जो भी जेंडर है केयर टेकर का, विच इज जनरली मदर, दैट इज फीमेल, तो जो चाइल्ड है चाहे मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं, तो चाइल्ड विल इनिशियली थिंक ही और शी इज द सेम जेंडर एज द मदर। ठीक है, तो इसीलिए जो है चाहे लड़का हो या लड़की, ओरिजिनली जो है वो फेमिनिन होंगे, उनके जो है एक्टिविटीज़ या उनके ओरिएंटेशन जो होते हैं। अब जो मैस्कुलिन बनने के लिए बच्चों जो मेल है, गर्ल्स के लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गर्ल्स आर ऑलरेडी फेमिनिन, तो उसमें तो उनकी इशू नहीं है, लेकिन बॉय को तो मैस्कुलिन बनना है। तो उसको मैस्कुलिन बनने के लिए जो सिम्बायोटिक एक्सपीरियंस था, जब वो मदर के साथ में आइडेंटिफाई करता था और फ़र्क ही नहीं समझता था कि मदर और उसमें कोई फ़र्क है, उसको उसे सप्रेस करना पड़ेगा, रादर रिप्रेस करना पड़ेगा, नॉट सप्रेस। कल भी हमने बात की थी, रिप्रेस और सप्रेस में फ़र्क है कि जो सप्रेस है वो कॉन्शियसली किया जाता है और रिप्रेस जो है अनकॉन्शियसली किया जाता है। तो यहाँ रिप्रेस की बात हो रही है, सप्रेस की नहीं हो रही है। सो मतलब अनकॉन्शियसली हो रहा है। और हमने बात करी अभी कि वो बाय द एज ऑफ 2 year जो है उसका सेपरेशन हो जाता है, एंड बाय द एज ऑफ 5 जो कि जो उसकी फैलिक स्टेज होती है बच्चे की, उसके एंड के टूवर्ड्स, मतलब 6 साल तक होती है ना फैलिक स्टेज, तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ फैलिक स्टेज जो है बच्चे ने जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉय राइट नाउ, है बच्चा बनने से बॉय, क्योंकि फीमेल के साथ में कोई इशू है ही नहीं जेंडर वाला, वो तो मदर के साथ में आइडेंटिफाई करेगी, मदर इज ऑल्सो फीमेल, शी इज ऑल्सो फीमेल, तो बॉयज़ का इशू होता है। तो बाय द एज ऑफ 5 विच इज टूवर्ड्स द एंड ऑफ फैलिक स्टेज, जो बॉय है उसने अपने जो फेमिनिन कंपोनेंट्स हैं उनको तब तक रिप्रेस कर दिया होगा। अगेन द वर्ड इज रिप्रेस नॉट सप्रेस। और अब ये जो पहले वो मदर के साथ में आइडेंटिफाई किया था, अब वो उससे बिल्कुल अलग मान रहा है, तो ये एम्बिवेलेंट कंडीशन होगी। एम्बिवेलेंट मतलब दो अपोजिट बिलीफ। पहले वो मदर से आइडेंटिफाई कर रहा था सिम्बायोटिक स्टेज में, और सिम्बायोटिक स्टेज के बाद भी जो सेपरेशन वाली स्टेज है उसमें एक झटके में थोड़ी होता है, टाइम लगता है। तो उसके अनकॉन्शियस में ये एम्बिवेलेंट है ना कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। ठीक है, तो अब जो है इसको वो कैसे करेगा, जो एम्बिवेलेंट बिलीफ है उसका, या सेपरेशन इंड्यूशन पीरियड में जब वो है तो वो डिनायल मोड में रहेगा, जो कि एक डिफेंस मैकेनिज्म हमने पढ़ा था। क्या डिनायल मोड रहेगा कि उसका कभी वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मदर के साथ में था। ये सब अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि वर्ड इज रिप्रेस नॉट सप्रेस्ड, तो अनकॉन्शियसली हो रहा है सारा। तो वो डिनायल मोड में रहेगा कि कभी उसने जो है मदर के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाइड किया था, क्योंकि अगर वो डिनायल में नहीं रहेगा तो फिर होगा क्या, फिर वो अपने आप को कंफ्यूज हो जाएगा, मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ। तो अब जो है वो डिनायल मोड में रहेगा तो करेगा कैसे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज पर सिगमंड फ्रॉइड। वो क्या करेगा कि जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है प्रोजेक्ट करेगा फीमेल्स के ऊपर एज ए सोर्स ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, और बाय डोमिनेशन। तो ये जो है अनकॉन्शियसली उसका सिस्टम रहेगा टू प्रोजेक्शन ऑफ ब्लेम ऑन टू वीमेन एज अ सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड बाय डोमिनेशन। ठीक है, अब ये जो डिफेंस है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है ना एम्बिवेलेंट बिलीफ को ओवरकम करने के लिए, कॉन्शियसली नहीं हो रहे, अनकॉन्शियसली हो रहे हैं। तो अब ये जो है पार्ट ऑफ मेल बिहेवियर बन जाता है टुवर्ड्स एडल्ट वुमेन। सो ये आगे भी रहता है एज पर सिगमंड फ्रॉइड। तो अब हमने अभी ऊपर बात की थी कि डोमिनेशन जो है मेल को चाहिए होता है,
तो ये जो एबिलिटी टू कंट्रोल है एंड टू बी इन कंट्रोल, ये इट बिकम्स बोथ नीड एंड सिंबल ऑफ मैस्कुलिनिटी। मतलब मेल जो अपने को मेल ही नहीं मानेगा अगर वो जो है डोमिनेट नहीं कर रहा है, कंट्रोल में नहीं है तो। सो ये उसका जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो चाइल्डहुड में था वो कंटिन्यू रहता है एडल्टहुड में भी। और जो रिलेशनशिप्स हैं मेल और फीमेल के, दे टर्न इनटू कंटेस्ट फॉर पावर, कि कौन कंट्रोल रखेगा। तो इसमें जो है डोमिनेशन के लिए ऑब्वियसली एग्रेशन चाहिए, कंट्रोल के लिए एग्रेशन चाहिए। तो ये एग्रेशन को मेल यूज करेगा कि जो अपने ऑब्जेक्ट रिलेशन थे मदर की तरफ, उसको उसे डिस्टेंस करने के लिए, तभी तो वो कंट्रोल कर पाएगा ना। और ऑन द अदर हैंड गर्ल्स जो है उनके साथ में ये इशू होता नहीं है। सो दे सीक रिलेशनशिप इवन एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन ऑटोनॉमी। तो उनको कोई इशू नहीं कि ठीक है तुम्हें कंट्रोल में रहना तो रहो, वी आर ओके विद दैट, अगर एज लॉन्ग एज वी कैन मेंटेन द रिलेशनशिप। क्योंकि उनके साथ में ये इशू नहीं हुआ था ना एम्बिवेलेंट बिलीफ वाला, तो दे आर ओके विद दैट, उनको नहीं चाहिए डोमिनेंस एंड कंट्रोल। तो अब इन ए वियर्ड वे बोथ द जेंडर्स in a grotesque way they become symmetrical in the sense कि एक डोमिनेट करना चाहता है, एक डोमिनेट होना चाहता है। ठीक है। सो ये जो है सेल्फ आइडेंटिटी और जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड था। तो ये जितना मैंने एक्सप्लेन किया समझ में आ गया ना, इसमें कोई ओके। सो नाउ कम्स कि न्यूक्लियर फैमिली की हम बात करें अगर, तो इसमें फादर का भी रोल हमें मानना पड़ेगा कि सेपरेशन और इंडिविजुएशन में है। खाली मदर ही नहीं होती ना फैमिली में, फादर भी तो होता है, कुछ ना कुछ तो रोल होगा उसका बेचारे का। तो सर अब जो है जो चाइल्ड जो है मूविंग अवे फ्रॉम द मदर, चाइल्ड मीन्स यहाँ पे हम बॉय की बात कर रहे हैं, याद रखना कि गर्ल्स हैव नो प्रॉब्लम। तो ऑटोनॉमी अचीव करने के लिए द चाइल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम मदर, तो उसके पास में बच्चे के पास में एक ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी है फादर की, जो फादर से मिल रही है उसको, तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है अच्छा मैं ये हूं। ठीक है। अब क्योंकि वो हम बात जेंडर आइडेंटिफिकेशन की कर रहे हैं, याद रखना। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में तो जेंडर उसको फर्क ही नहीं लगता था मदर और खुद का। फिर जब सेपरेशन इंडिविजुअल हुआ तब उसको लगा कि मदर का अलग जेंडर है, मेरा अलग है। तो अब जो है अपना जेंडर कैसे आइडेंटिफाई करेगा, फादर के साथ में करेगा। ठीक है। तो अब जो है जेंडर आइडेंटिफिकेशन तो बॉयज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फादर और बॉयज़ का सेम ही है। तो उनकी जो है सेल्फ आइडेंटिटी की मैं कौन हूँ वो तो स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि उसने फादर से आइडेंटिफाई किया मैं कैसा हूँ ऐसा हूँ। लेकिन जो जेंडर वाली आइडेंटिटी पहले वो मदर के साथ में आइडेंटिफाई थी, लेटर ऑन फादर के साथ में आई, तो वो वीक रहेगी। ठीक है। गर्ल्स के साथ में एग्जैक्टली उल्टा है, उनको जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो शुरू से मदर के साथ में आइडेंटिफाई किया है, दे आर ऑलरेडी फीमेल, तो इशू क्या कोई है ही नहीं। तो वो फादर के साथ में जेंडर को लेके नहीं आइडेंटिफाई करेंगी कभी। तो हाँ, और क्योंकि उनको जेंडर वाला प्रॉब्लम नहीं रही तो उनकी जेंडर आइडेंटिटी तो लेस प्रॉब्लमेटिक होगी, लेकिन वीक सेल्फ आइडेंटिटी होगी, क्योंकि वही जो हमने बात की ना डोमिनेशन कंट्रोल वाली जो इश्यूज आते हैं। सो ये है बॉयज़ की वीक जेंडर आइडेंटिटी होगी और गर्ल्स की वीक सेल्फ आइडेंटिटी होगी। बॉयज़ को सेल्फ आइडेंटिटी में कोई इशू नहीं होगा, गर्ल्स को जेंडर आइडेंटिटी में इशू जनरली नहीं होगा। तो ये साइकोएनालिटिक थ्योरी के हिसाब से सेल्फ आइडेंटिटी एंड जेंडर आइडेंटिटी, ये समझ में आ गया ना। ठीक है। अब बात आती है कि इसी से रिलेटेड फर्दर चीज़ है सेम जेंडर आइडेंटिटी से, कि रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल पैटर्न्स। तो इसमें क्या है कि इंडिविजुअल अकेला तो होता नहीं, सोसाइटी में रहता है, तो डेवलपिंग सोसाइटी में होगा। और इनिशियल ईयर्स की हम बात करें तो प्राइमरी केयर टेकर मदर ही है। ठीक है। अब मदर को भी जो चीज़ें उसने सीखी हैं अपने जेंडर की या सेल्फ आइडेंटिटी की जो भी हैं, वो भी तो उसने अपने सोसाइटी से ही सीखी हैं। हमने इससे पहले कल की क्लास में बात की थी ना कि एक ये भी होता है कि जेंडर के रिलेटेड कि हम बचपन से ये सीखते हैं ना, नॉट जस्ट कि मेल फीमेल की कौन क्या कर सकता है, क्या अलाउड है किसको, ये सब भी तो सीखते हैं कि क्या जो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या पावर या डोमिनेंस या सबमिशन,
करना है किस जेंडर को, वो भी सीखते हैं, वो भी एक जेंडर का एस्पेक्ट है। तो मदर के साथ भी तो यही हुआ होगा। तो अगर हम देखें कि जो सोशल रिलेशन है हम लोगों के, दे आर कंस्ट्रक्टिव ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब हमने सोशली जो कुछ सीखा है उसके बेसिस पे हमारा ह्यूमन नेचर बनता है। मदर ने सोसाइटी से सीखा तो बच्चे में डालेगी, तो बच्चा जो अपने नेक्स्ट जनरेशन को डालेगा कि ये जेंडर वालों को ये करना चाहिए, ये जेंडर वालों को ये करना चाहिए। सो पैदाइशी जेंडर के प्रति जो है कोई आइडिया नहीं होता है किसी का, कोई प्रेजुडिसेस नहीं होते हैं, बायसेस नहीं होते, वो सब यहीं आके सीखते हैं। ठीक है। नाउ सेल्फ साइकोलॉजी जो है ये पढ़ते हैं, ये नया होगा। तो सेल्फ साइकोलॉजी में क्या है कि थ्रू इंट्रोस्पेक्शन एंड एम्पैथी, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है, इंडिविजुअल अपने आप के बारे में जानता है, और थ्रू एम्पैथी जो है जो थेरेपिस्ट है वो उसके इंटरनल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है, और इसके बेसिस पे जो है एक कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसके क्या इश्यूज हैं, क्या क्या जो है उसकी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको एडजस्ट किया सकता है, इंटरवेंशन वगैरह जो भी है। सो जो भी उसने इंटरनलाइज किया है ऑब्जेक्ट, सेल्फ ऑब्जेक्ट के साथ में, तो वो जो है बेसिस है सारा इसका। सो ये जो हाइंस कोहुत थे, उन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया था सेल्फ साइकोलॉजी को। तो एक मेरा स्क्रीन अभी दिखाई दे रहा है तुम्हारे को क्या? कैन यू सी माय स्क्रीन? ओके। तो इसमें जो है ये एक पर्टिकुलर जो है वो है वेबसाइट है सेल्फ साइकोलॉजी की। तो इसमें क्या है कि दे फोकस ऑन द रोल ऑफ एक्सटर्नल रिलेशनशिप इन शेपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम। ठीक है, जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप है वही जो भी हमने बात की थी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ऑब्जेक्ट रिलेशन है, जो सोसाइटी हमारे को शेप करती है वो। ओके, सो let me stop this and share this website. अभी कैन यू सी द वेबसाइट अभी जो है? ठीक है। सो ये है जो हाइंस कोहुत वाली जो हम बात कर रहे थे वो ये है। सो इन्होंने जो है क्या किया था कि सेल्फ साइकोलॉजी का पैराडाइम जो है फोकस क्या है, जो मैंने हाईलाइट किया है कि रूल ऑफ एक्सटर्नल रिलेशनशिप इन शेपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम। उस बुक में बहुत लिमिटेड सा दिया है, इसलिए मैंने इसमें से यहाँ से किया। सो अब इसमें क्या है कि ऑल्दो एवरीवन हैज द नीड थ्रू आउट लाइफ for a certain amount of affirmation from others, people with narcissistic problems require excessive ongoing validation and confirmation to maintain any equilibrium. तो एक्सटर्नल वैलिडेशन की सबको जरूरत होती है बचपन में एटलीस्ट, कि भाई हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं कैसे पता चलेगा। लेकिन जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनको एक्सेसिव रिक्वायरमेंट होती है, तो दे विल जनरली कंप्लेन इस टाइप की उनकी होगी कि nobody loves me, nobody understands me, nobody values me, क्योंकि इनको जितना चाहिए होता है वैलिडेशन उतना कोई बस की है नहीं देना किसी को। दैट इज द इशू। तो वो जब साइकोलॉजिस्ट जैसे उनसे बात करेगा तो समझ में आ जाएगा उसको कि इसको एक्सेसिव वैलिडेशन की जरूरत है। ठीक है, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को भी ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट पर्सनालिटी वाले का जो है मैकेनिज्म डिफरेंट होता है टू गेट दैट वैलिडेशन। उसमें वो सबमिशन ज़्यादा होगा, सबमिसिव होगा, इवन अनप्रेजेंट चीज़ों को करने के लिए राजी हो जाएगा। नार्सिसिस्टिक जो है वो एग्रेशन वाली बात होगी, इसमें ब्लेमिंग होगा। ठीक है, फिर एक जो है इसमें भी इवन वेबसाइट में भी नहीं दिया है, बट स्टिल आई विल टॉक अबाउट इट। तो ये मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, वापस PDF पे जाता हूँ मैं। तो एक होता है कि मिररिंग जो हमने पढ़ा था ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस पढ़ा था। तो एक होता है मिररिंग ट्रांसफरेंस होता है, वो समझो क्या होता है। तो मिररिंग ट्रांसफरेंस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल है
वो अपने केयर टेकर की तरफ देख के उसको ये आइडिया लगता है कि वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब जो केयर टेकर है उसका मिरर है कि वो जो है जो उसने किया, वो जैसे मदर ने देखा कि बच्चे ने कुछ किया और मदर की आंखों में चमक आई तो बच्चा समझ जाएगा अच्छा मैं आई हैव डन समथिंग गुड। सो ये एक ऐसा मिररिंग जो है ट्रांसफरेंस भी होता है। तो ये भी जो है जो क्लाइंट्स हैं वो करते हैं कि वो थेरेपिस्ट में उसी रिलेशन को देखते हैं जो केयर टेकर वाला होता है, एंड दे डू सर्टेन थिंग्स टू गेट द अप्रूवल ऑफ थेरेपिस्ट। ठीक है। और फिर एक होता है आइडियलाइजिंग ट्रांसफरेंस। सो आइडियलाइजिंग ट्रांसफरेंस में क्या होता है कि जैसे बचपन में बच्चा जो है अपने केयर टेकर विच इज प्राइमरीली मदर को आइडियल मानता है अपना कि यही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एवरीथिंग कंट्रोलिंग है। सो थेरेपी में भी जो है जो ट्रांसफरेंस होता है वो आइडियलाइजिंग ट्रांसफरेंस हो सकता है, जिसमें थेरेपिस्ट को जो है ऑल पावरफुल स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल माने वो। तो इसीलिए उसका अप्रूवल जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लाइंट के लिए। सो मिररिंग ट्रांसफरेंस और आइडियलाइजिंग ट्रांसफरेंस इसका भी ध्यान रखना होता है। ये हाँ ये बुक में नहीं दिया, ये मैंने आउटसाइड द बुक बताया है। ठीक है। सो यू कैन सी द स्क्रीन ना अभी PDF वाली। ठीक है। अब आती है अटैचमेंट थ्योरी। तो अटैचमेंट थ्योरी जो है इसमें क्या है कि बचपन में जो भी बच्चा है उसकी कैसी रही है, कैसा रहा है अटैचमेंट पैटर्न केयर टेकर के साथ में, वो डिसाइड होगा उसके फ्यूचर रिलेशनशिप्स में भी जो है। तो अगर हम जैसे बात करें, मैंने एक वो भेजा था तुम्हारे को चैट में, तो वो ये था कि भाई 4 तरह के जो है अटैचमेंट पैटर्न्स होते हैं। सिक्योर, इनसिक्योर अवॉइडेंट, इनसिक्योर रेजिस्टेंट एंड इनसिक्योर डिसऑर्गेनाइज। ये 4 तरह के होते हैं। सो इनमें जो है कैन यू सी द स्क्रीन? आई डोंट नो वेदर यू कैन सी द स्क्रीन और नॉट। सो एनीवे, तो जो इनमें क्या फर्क होता है वो मैं एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहला सिक्योर अटैचमेंट। तो इसमें जो केयर गिवर है वो कैसा होगा? सेंसिटिव एंड लविंग होगा। तो उसकी वजह से सिक्योर अटैचमेंट होगा। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं स्ट्रेंज सिचुएशन एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या होता था कि वो बच्चों को जान के थ्रू इन एन एक्सपेरिमेंट एक प्ले एरिया में रखा और केयर गिवर विच इज मदर उसको भी प्ले एरिया में रखा, फिर चुपचाप से धीरे से मदर को वहां से हटा दिया। ठीक है। तो बच्चे ने देखा कि मदर है नहीं है तो वो रोने लग गए। नॉर्मल है, बच्चा नहीं देखेगा, वहां तक तो नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद में बच्चा क्या एक्टिविटी करेगा? जब मदर को मतलब जाते हुए उसने देखा कि जा रही है, तो उसकी जो एक्टिविटीज फर्दर ऑनवर्ड जो हम ऑब्जर्व करेंगे उससे पता चलेगा उसका अटैचमेंट पैटर्न कैसा है। जैसे अगर सिक्योर्ड अटैचमेंट पैटर्न की बात करें तो वो जब मदर या वो केयर टेकर जा रहा है तो रोएगा वो बच्चा, लेकिन जाने के थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगा, अपना खेलने वेलने लग जाएगा। और फिर जब मदर लौट के आएगी तो दौड़ के जाएगा, मदर से लिपट जाएगा। ये नॉर्मल है, सिक्योर्ड अटैचमेंट पैटर्न होगा। जो इनसिक्योर्ड वाले में क्या होगा, वो मदर जाएगी रोएगा तो वो भी, लेकिन फिर वो रोता ही रहेगा रोता ही रहेगा रोता ही रहेगा जब तक वो लौट के नहीं आ जाएगी। और जब वो लौट के आ भी जाएगी तो जो है वो नजदीक नहीं जाएगा, मदर अवॉइड करेगा। तो ये इनसिक्योर्ड अवॉइडेंट हो गया। फिर तीसरा है इनसिक्योर रेजिस्टेंट। ठीक है। तो वो जो है बिल्कुल जो है रेजिस्ट करेगा कि मदर जा ही ना पाए। ठीक है। और चौथा है कि पता ही नहीं चलेगा कि वो सिक्योर्ड है या इनसिक्योर्ड अवॉइडेंट है या इनसिक्योर रेजिस्टेंट है, ये पता ही नहीं चलेगा। तो वो हो गया इनसिक्योर डिसऑर्गेनाइज। तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स जो है इस चौथे कैटेगरी में आती हैं फ्यूचर में चल के, जो डिसऑर्गेनाइज वाले हैं। तो जो सिक्योर्ड वाले हमने बात करी, तो जो बच्चा सिक्योर अटैचमेंट का होता है उसको स्ट्रेस डील करने का तरीका उसका ऑर्गेनाइज हो जाता है। स्ट्रेटेजी जो भी होती है स्ट्रेस डील करनी ऑर्गेनाइज होती है। इनसिक्योर में भी दोनों जो है, चाहे अवॉइडेंट है रेजिस्टेंट है, दोनों की ऑर्गेनाइज होती है। हालांकि
मैल अडेप्टिव होती है लेकिन ऑर्गेनाइज होती है वो। लेकिन जो इनसिक्योर डिसऑर्गेनाइज वाला है उसकी डिसऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजी होगी। अच्छा, पेरेंटिंग में भी फर्क होता है। जो सिक्योर्ड वाले अटैचमेंट वहां देखे जाते हैं जहाँ पे जो है पेरेंटिंग जो है सेंसिटिव और लविंग हो, और सिक्योर अवॉइडेंट वाले जो है कैसे होंगे, इनसेंसिटिव एंड रिजेक्टिंग। बच्चे को हमेशा तुम्हारा ये खराब है, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारा किसी काम के नहीं हो, ये इनसेंसिटिव रिजेक्टिंग होंगे। तो फिर इनसिक्योर अवॉइडेंट होगा। एंड इनसेंसिटिव एंड इनकंसिस्टेंट। इनसेंसिटिव तो है ही बच्चे के प्रति, और इनकंसिस्टेंट भी, मतलब कभी प्यार दिखा दिया, कभी रिजेक्ट कर दिया, कभी समझ में नहीं आ रहा बच्चे को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, कंफ्यूज है। तो वो है। और ये टिपिकल वाले में जो पेरेंट्स जो हैं उनका कोई पैटर्न ही नहीं है, बच्चे को समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या है। तो ये फर्क होता है चारों अटैचमेंट पैटर्न में। तो ये समझ में आ गया ना अटैचमेंट पैटर्न वाले चारों। ये जो अटैचमेंट पैटर्न है इसी के बेसिस पे जो है सारा फ्यूचर में डेवलपमेंट होता है। इसमें एक जो है पैथोलॉजिकल सिक्योर बेस्ड फिनोमेना होता है। जब जो एज एन एडल्ट बात कर रहा हूँ अब मैं, जब बच्चा बड़ा हो गया तो उसका जो भी अटैचमेंट पैटर्न रहा उसके बेसिस पे जब वो स्ट्रेस्ड या थ्रेटेंड होगा तो हाउ दैट पर्सन विल रिएक्ट। एक पैथोलॉजिकल सिक्योर बेस्ड फिनोमेना होता है। इसमें क्या है कि जो सिक्योर्ड वाले नहीं हैं वो क्या करेंगे, सब्सटेंस अब्यूज कर सकते हैं, या डिलिबरेट सेल्फ हार्म भी कर सकते हैं, या बिंज ईटिंग कर सकते हैं, इस टाइप की कोई भी चीज कर सकते हैं। ये अटैचमेंट पैटर्न का रिजल्ट होता है। ठीक है। अब जो है जो बॉल्बी है, जो इधर जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे नाम लिखा हो बॉल्बी, तो इन्होंने कहा था ये अटैचमेंट जो पैटर्न्स हैं, अटैचमेंट रादर बिहेवियर्स जो हैं बच्चे के, वो किसी ड्राइव के थ्रू नहीं है। जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने ड्राइव्स बोला था ना कि सेक्स एंड एग्रेशन वाले, तो उन्होंने ये ड्राइव नहीं है, ये अटैचमेंट बिहेवियर्स हैं। ये जो है अटैचमेंट पैटर्न की वजह से है, जैसा केयर गिवर ने बिहेव किया उसकी वजह से अटैचमेंट बिहेवियर है, नॉट बिकॉज ऑफ सम ड्राइव। ठीक है। ये एक चीज है। ये स्ट्रेंज सिचुएशन वाला मैं बता ही चुका हूँ, एंशियस अवॉइडेंट वगैरह बता चुका हूँ, एंशियस एम्बिवेलेंट भी होगा। देन सिक्योर ऑटोनोमस इंडिविजुअल। हाँ, अब ये जो अभी हमने बात करी थी तो वो कैसे कैसे बिहेव करते हैं। जो सिक्योर अटैचमेंट वाले होते हैं वो दे वैल्यू अटैचमेंट रिलेशनशिप, चाहे वो कोई भी हो, जस्ट नॉट अपोजिट जेंडर वाला, कोई भी, हर जो भी रिलेशनशिप होगा उसको वैल्यू करेंगे। जो इनसिक्योर वाले होंगे वो जो है उनका भी जो है ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। क्या ऑर्गेनाइज, दे विल डिनाई, दे विल डी वैल्यू, या आइडियलाइज भी कर सकते हैं, डी इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, बोथ करंट एंड पास्ट अटैचमेंट सभी को। ये फर्क हो जाता है। तो अब ऑब्वियसली जो इनसिक्योर अटैचमेंट वाला जो है उसका स्पाउस जो है वो खुश तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो जो रेप्लिकेट करेगा अपने पास्ट जो है रिलेशन को वहां पे। और जो इसमें जो लिखा है प्री ऑक्यूपाइड एडल्ट जो है, विच इज बेसिकली डिसऑर्गेनाइज वाले, दे आर ओवरवेल्म्ड और कंफ्यूज बाय करंट और पास्ट अटैचमेंट। उनको समझ में नहीं आता कि पहले हमारे कैसे रिलेशनशिप थे, अभी कैसे हैं, हाउ डीपली वी आर इनटू सम रिलेशनशिप। डिसऑर्गेनाइज है ना बेसिकली, इसलिए। ये अटैचमेंट पैटर्न वाला समझ में आ गया ना। और ये जो डिसऑर्गेनाइज और अनरिजॉल्व वाले हैं, इन्होंने जो है कि दे सफर नेग्लेक्ट और ट्रॉमा। बेसिकली बाकी सिक्योर को छोड़ के बाकी सब मैल अडेप्टिव है, ये पॉइंट है मेन। अब जो एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स हैं, मतलब मदर या फादर जो होने वाले हैं, अभी बच्चा हुआ नहीं, होने वाला है, तो उनके जो है पास्ट में क्या अटैचमेंट पैटर्न रहे हैं, मतलब सिक्योर्ड हो या कैसे भी, उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे के साथ में इनका क्या होने वाला है या बच्चे का क्या होने वाला है। ठीक है। और एक और चीज होती है, कॉन्सेप्ट है मेंटलाइजेशन, इसको भी समझो। मेंटलाइजेशन में क्या होता है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ, एक इंडिविजुअल के बारे में बात करें, इट इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन बिहेवियर एंड दैट ऑफ अदर्स
इज मोटिवेटेड बाय इंटरनल स्टेट्स सच एज थॉट्स एंड फीलिंग्स, कि हमारे खुद के भी और दूसरों के भी जो बिहेवियर हैं वो कहाँ से मोटिवेट होते हैं, इंटरनल स्टेट से, जैसे कि थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो अब जिनको सिक्योर अटैचमेंट मिला है तो उनकी मदर्स ने या केयर गिवर्स ने उनके इंटरनल स्टेट्स को समझा है, और जिनको नहीं मिला है उनको ये चीज उनकी मदर से नहीं मिली है। तो ये भी जो है एक इशू होता है कि आगे चल के जो है बच्चे का मेंटलाइजेशन कितना होगा या नहीं होगा, ये भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसको ये मिला है या नहीं मिला है। यानी कि अगर मदर के अंदर ये कैपेसिटी थी कि by watching the child she can understand the intentional state and internal world of the child, तो बच्चे को सिक्योर्ड अटैचमेंट होगा और बच्चा भी इस चीज को अपनी लाइफ में आगे चल के रेप्लिकेट कर पाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ूं। ठीक है, नेक्स्ट है लैकेनियन साइको एनालिसिस। इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करूं, इसमें लास्ट वाली जो रेड वाला जो हाईलाइटेड है वो पढ़वा देता हूं, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ड्यू टू द अनऑर्थोडॉक्स मेथड, मतलब कन्वेंशनल मेथड नहीं थे, एंड थ्योरीज, लैकन वॉज एक्सपेल्ड बाय द इंटरनेशनल साइको एनालिटिक एसोसिएशन, को निकाल दिया गया था इंटरनेशनल जो लैकेनियन साइको एनालिसिस वाले को। And many of Lacan's psychoanalytic concepts have been described as nonsensical, inconsistent or pseudoscientific. So basically nobody ever believed in him. ये एक बहुत लिमिटेड एरिया में जो है लैकेनियन साइको एनालिसिस रही थी, विच इज फ्रांस एंड पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका, क्योंकि ही वाज फ्रेंच। जो लैकन था वो ही वाज अ फ्रेंच, तो ऑब्वियसली फ्रेंच फ्रांस में तो होना ही था, एंड सम पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका। सो इसने एक फ्रेज यूज किया था, रिटूर्ने आ फ्रॉड, ये जो मैंने हाईलाइट किया जहाँ मेरा कर्सर है, रिटूर्न, इसको फ्रेंच में इंग्लिश में तो रिटर्नर लोग बोलेंगे, इट इज नॉट रिटर्नर, फ्रेंच में इसको प्रोनाउंस करें रिटूर्ने, रिटूर्ने आ फ्रॉड, मतलब रिटर्न टू फ्रॉड। तो इसने कहा था जो फ्रॉड की थ्योरी है उनको ठीक से समझा नहीं गया है, और हमें वापस जो है वहीं पे जाने की कोशिश करनी चाहिए, जिस सिगमंड फ्रॉयड ने बोला था, जो कि एना फ्रॉड और बाकी जो ईगो साइकोलॉजी वाले, ऑब्जेक्ट रिलेशन वाले हैं, वो सब मना करते थे कि नहीं नहीं, वो ओनली सेक्सुअल ड्राइव इज नॉट द ओनली थिंग विच डिसाइड एवरीथिंग। तो ये लैकन का जो है कंसेप्ट है। तो इसने जो है सेमियोटिक्स एंड हेगेलियन जो है फिलॉसफी, उसको जो है प्राइमरीली अपना वो बनाया था बेसिस साइकोएनालिसिस का। सेमियोटिक्स जो होता है दैट इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। ठीक है, तो साइंस एंड सिंबल्स के थ्रू जो है करना है। तो और जो हेगेलियन जो फिलॉसफी है उसमें ये होता था, यानी कि ये होता था क्या, उसके अनुसार ये है कि एवरीथिंग कैन बी रिड्यूस्ड और एक्सप्रेस इन सम रैशनल और लॉजिक मैनर। मतलब अगर कोई चीज़ सही है तो उसको लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है, अगर लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है तो वो सही नहीं है। तो इसने जो है ये बोला था कि भाई तीन बातें बोली थी कि जब भी हम एक कोई थ्योरी देंगे, तो या विच इज थीसिस, किसी की भी चीज़ के बारे में थ्योरी देंगे तो उसके फिर अपोजिशन में एक एंटी थीसिस आएगी। एक थीसिस दी, उसकी अपोजिशन में एंटी थीसिस आई, और वो एंटीथेसिस आने के बाद में दोनों में अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे जाएंगे, वीक पॉइंट्स एलिमिनेट होते जाएंगे, फिर दोनों को मिला के यानी कि सिंथेसिस से फिर एक जो ट्रुथ निकल के आएगा। सो ये हेगेलियन जो है फिलॉसफी थी। तो इनको मिला के लैकेनियन साइकोएनालिसिस था। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़े ना। देन कम्स पोस्ट मॉडर्न स्कूल। अब ये समझ लो पहले पोस्ट मॉडर्न स्कूल होता क्या है। क्या हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें बहुत सारे जो है लोगों पे अत्याचार हुए थे, नाजीज द्वारा किए गए थे। लॉट मेनी पीपल वर किल्ड एंड सब्जुगेटेड, कंसंट्रेशन कैंप्स वगैरह थे। तो यूरोप में, और वो सब किए वेल मीनिंग लोगों ने थे, जैसे कि जो टॉर्चर देने वाले थे वो ये सोच रहे थे भाई हमको तो ऑर्डर मिला है, हम तो वही कर रहे हैं जो हमको कहा गया है, हम थोड़ी इनको टॉर्चर कर रहे हैं, हमको करवाए, हमसे कहा जा रहा है तो इसलिए हम कर रहे हैं, अदरवाइज वी आर गुड पीपल। तो ये सब जो है अथॉरिटी को मानने की वजह से हो रहा था।
तो इसकी वजह से जो है यूरोप में एक थॉट प्रोसेस ये आया कि भाई अथॉरिटी जो कहे वही सही नहीं है, वी शुड क्वेश्चन एवरीथिंग। हर चीज का जो है लॉजिक होना चाहिए, देयर शुड बी एक जनरल यूनिवर्सल स्केप्टिज्म, मतलब हर चीज पे शक करो कि सही है कि गलत है, और अथॉरिटी फिगर को चैलेंज करो, यानी कि किसी भी चीज को एज इट इज स्वीकार नहीं करना है, उसको क्रिटिसाइज करना है, उसकी कमियां निकालनी है, क्वेश्चंस पूछने हैं, लॉजिक पूछना है। ये पोस्ट मॉडर्न स्कूल है, ठीक है। तो ये पोस्ट मॉडर्न स्कूल का ये कहना था कि नॉलेज जो है ऐसी चीज नहीं कि कोई हमको देगा या कहीं से हमको मिलेगी। नॉलेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड, जिसको चाहिए वो अपना डाउट करे, पूछे क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस पूछे और अपना नॉलेज को ले ले। ये थोड़ी कोई अथॉरिटी फिगर है तो जो वो कहेगा वही सही है। सो दिस इज पोस्ट मॉडर्निज्म। ये समझ में आ गया ना, पोस्ट मॉडर्निज्म। सो तो इसमें अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइको एनालिसिस, ये पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या है रोल इसका, कि जो ट्रीटमेंट है या थेरेपी है वो सब्जेक्टिविटी होगी उसमें। जो भी एनालिस्ट है, साइको एनालिस्ट है, वो जो सोच रहा है वो सही है कि नहीं है नहीं कहा जा सकता है, इट इज सब्जेक्टिव, है ना। पोस्ट मॉडर्न में यही तो बोला गया कि डाउट करना है, क्वेश्चन करना है, टेक नथिंग फॉर ग्रांटेड। तो थेरेपी में हो क्या रहा है, एक तो रियलिटी है जो थेरेपी करवा रहा है, यानी पेशेंट की जो रियलिटी है। दूसरा जो है, जो एनालिस्ट है वो जो है अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी बना रहा है, और दोनों मिलके जो है एक रियलिटी कंस्ट्रक्ट हो रही थेरेपी में। सो ये पोस्ट मॉडर्निज्म स्कूल का कहना है कि जो है इंटर सब्जेक्टिव है, ये ट्रीटमेंट सिचुएशन इज इंटर सब्जेक्टिव, कि सब्जेक्टिव क्लाइंट के लिए भी है, सब्जेक्टिव एनालिस्ट के लिए भी, और दोनों के मिला के वो इंटरेक्शन से भी जो होगा वो होगा, ठीक है। और ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा है, ठीक है। और पोस्ट मॉडर्निज्म में ये भी माना गया कि जो एनालिस्ट है उसका कल्चर क्या है, जेंडर क्या है, पर्सनल बायसेस क्या है, ये सब भी जो है हेविली इन्फ्लुएंस करता है पेशेंट की पैथोलॉजी को, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिविटी है, यही चीज जो है उन्होंने बोली। और हाँ, तीसरी बात जो है वो ये है इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म की, जो जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस बोला था, तो उन्होंने बोला था कि भाई ये ट्रांसफरेंस हमेशा पास्ट रिलेशनशिप की वजह से हो रहा हो ऐसा नहीं है। ये भी तो हो सकता है वाकई में जो है कोई बिहेवियर ऐसा हो थेरेपिस्ट का जिसकी वजह से पेशेंट ऐसा रिएक्ट कर रहा है ना। सो ये को कंस्ट्रक्टिविज्म पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ठीक है। ये तीन जो है मेन पॉइंट थे इसके। आगे बढ़े, देन नेक्स्ट इज सो साइकोएनालिटिक साइकोडायनेमिक थेरेपी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं वो विल स्किप। तो जैसे अनकॉन्शियस वी ऑलरेडी नो व्हाट इट इज, विल स्किप। ये बेसिक टेनेट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोएनालिटिक, मतलब जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझ लो किससे बना है। हाँ, ये एक चीज़ जो है थोड़ी डिफरेंट है जो पहले नहीं हुई है, कि जो भी हम जानते हैं वो या तो एनी टाइप ऑफ नॉलेज या तो डिक्लेरेटिव होगी या प्रोसीजरल होगी। डिक्लेरेटिव मतलब हम बोल सकते हैं, प्रोसीजरल हम जानते हैं, है ना। नॉलेज ऑफ इज डिक्लेरेटिव, किसी के बारे में हमें कुछ बताना है, दैट इज डिक्लेरेटिव। नॉलेज ऑफ हाउ, कैसे होता है, वो प्रोसीजरल हो गया, ठीक है। अब ये मतलब टाइप ऑफ नॉलेज के बेसिस पे ये दो हो सकता है, आइदर डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल। नॉलेज ऑफ इज डिक्लेरेटिव, नॉलेज ऑफ हाउ इज प्रोसीजरल। अब एक्सप्रेशन के बेसिस पे एंड रिट्रीवल, या एक्सप्रेशन और रिट्रीवल, यहाँ पे जो है केवल जो एक्सप्रेशन था और नॉलेज क्या था, यहाँ पे केवल एक्सप्रेशन और रिट्रीवल दोनों है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम कॉन्शियसली कर रहे थे डिक्लेरेटिव को,
और प्रोसीजरल है वो अनकॉन्शियसली हो रहा था। और यहाँ पे जो है जो हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, मतलब कॉन्शियसली रिट्रीव कर पाएंगे, वो तो एक्सप्लिसिट हो गया। और जो हम अनकॉन्शियसली जो है एक्सप्रेस या रिट्रीव कर पाएंगे, एक्सप्रेस, देखो एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ये अनएक्सप्रेस नहीं होगा, वो इम्प्लिसिट है। जैसे कई बार जो है हमको कोई चीज़ जो है कोई क्वेश्चन पूछता है, हम याद करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, भी सिंपली उसका आंसर दे देंगे हम, है ना। और कोई चीज़ जो है हम कोशिश करके याद करते हैं फिर आंसर देते हैं। तो ये फर्क हुआ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, दोनों ही डिक्लेरेटिव हैं लेकिन वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट है। ठीक है, और ये दोनों ये कॉन्शियस तरीके से भी हो सकते हैं और अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। अब इसी चीज को जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है, दैट कैन बी यूज्ड एज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जैसे हमने एक्सप्लिसिट मेमोरी में भी बात किया कि वो अनकॉन्शियसली भी आ सकती है, तो इसी तरह जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है वो कॉन्शियसली भी आ सकती है और अनकॉन्शियसली भी आ सकती है। ठीक है, और डिस्टिंक्शन क्या है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में, वो ये है कि हमने जो एक्सप्रेस किया है, रिट्रीव किया है, वो कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ में किया है या विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस में किया है, ये है। सो बेसिकली कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का ही फर्क है, चाहे वो डिक्लेरेटिव नॉन डिक्लेरेटिव हो या इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट हो। और इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है कि एक नॉलेज का ऑफ है और हाउ है, और दूसरा एक्सप्रेशन या रिट्रीवल का कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, बस ये फर्क है। ठीक है, देन हाँ, ये है विदिन द मॉडल डिफेंस मैकेनिज्म आर प्राइमरी द डोमेन ऑफ इम्प्लिसिट प्रोसीजरल मेमोरी। ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, ये वाला, तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हमारे इम्प्लिसिट मेमोरी में होते हैं, मतलब हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं। और जब हम कॉन्शियसली ऑब्वियसली नहीं कर रहे होते तो हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे होते हैं, इसीलिए हमको थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो जो अनकॉन्शियस पार्ट के हमारे मेंटल फंक्शनिंग होती है वो कैसे रिवील होती है, सिगमंड फ्रॉइड बोला जैसे स्लिप ऑफ टंग है। तो जो हम गलती से कभी कभी कुछ बार शब्द निकल जाता है, तो एज पर सिगमंड फ्रॉइड वो अनकॉन्शियस से निकल के आया है, इट इज नॉट ए मिस्टेक। ठीक है, फिर फॉरगेटिंग ये भी है कि अनप्लेजेंट चीजें हम भूलना चाहते हैं ना, वी डोंट वांट टू रिमेंबर अनप्लेजेंट थिंग्स, सो व्हाट वी आर फॉरगेटिंग कुड बी ए डिफेंस मैकेनिज्म, कि हमारी जो ईगो इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। अगर वो हमको याद आएगी चीज़ें तो हमारी ईड और सुपर ईगो में कॉन्फ्लिक्ट होगा। फिर हम कभी ये होता है ना, किसी व्यक्ति को किसी और के नाम से कभी कभी बुला लेते हैं, तो वो भी इन्होंने अनकॉन्शियस का ही बोला कि हमें उस व्यक्ति के बारे में अनकॉन्शियस में ज़्यादा चल रहा है, इसलिए हम उसी का नाम हर जगह ले लेते हैं, किसी को भी बुलाना होता है। सो दीज आर द डिफेंस मैकेनिज्म के जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। अब डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जो चाइल्डहुड के इवेंट्स है वो एडल्ट पर्सन के कैरेक्टर को या बिहेवियर को या पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। तो अगर उसके बचपन में रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ प्रॉब्लमेटिक इंट्रैक्शंस थे तो उससे जो है इंट्रासाइकिक इश्यूज आएंगे। बचपन में जैसे इनसिक्योर अटैचमेंट रहा है या उसकी नीड्स की केयर नहीं की गई है, उसको जो है अफेक्शन नहीं मिला है, वट एवर दैट में बी, तो उससे जो है इंट्रासाइकिक इश्यूज जो है वो आएंगे एज एडल्ट, ये साइकोएनालिटिक थ्योरी ये कहती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ साइकोएनालिटिक थ्योरी है, दे आर ब्लेमिंग द पेरेंट्स फॉर द पेशेंट्स डिफिकल्टी, ऐसा नहीं है। तो ये कैसे देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है किसके बीच में, बिटवीन चाइल्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द पेरेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फिट बिटवीन देम। बच्चे की भी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, पेरेंट्स की अपनी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन दोनों के बीच में फिटिंग कैसे हो रही है, वो ऐसे देखते हैं इस चीज को। ये नहीं कि पेरेंट्स गलत हैं, क्योंकि सेम पेरेंट्स कैन बी वेरी गुड फॉर सम अदर टाइप ऑफ चाइल्ड, और सेम चाइल्ड कैन बी वेरी गुड चाइल्ड फॉर सम अदर काइंड ऑफ पेरेंट्स। तो अगर वो फिट बैठ रहा है तो वो अलग बात है, नहीं बैठ रहा है तो फिर इश्यूज आएंगे।
अब जो है सब्जेक्टिविटी की भी बात आती है। जो इवेंट्स होते हैं उसको पर्सनल जो मीनिंग जो है इंडिविजुअल देता है। हर इवेंट हर आदमी सेम तरीके से नहीं देखता है ना। तो इसीलिए जो साइकोडायनेमिक क्लिनिशियन है वो फिनोमेनोलॉजिकल एक्सपीरियंस पे फोकस करता है। फिनोमेनोलॉजिकल एक्सपीरियंस मतलब जो क्लाइंट का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, उसके ऊपर जो है फोकस करता है। इवेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इवेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हाउ द पर्सन हैज एक्सपीरियंस। ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमें पता चलता है, जब उसका इंटरनल वर्ल्ड समझते हैं हम क्लाइंट का, कि हाउ द पेशेंट एक्सपीरियंस हिमसेल्फ, अदर्स एंड द वर्ल्ड इन जनरल। अगर वो मान लो बहुत ज़्यादा जो है शक करता है सब पे, तो उसकी लाइफ में कोई क्लोज होगा ही नहीं, दुनिया में वो किसी को अच्छा समझेगा ही नहीं, अपने को हमेशा जो है थ्रेटेंड फील करेगा। और इसके अपोजिट में कोई ट्रस्टिंग टाइप का होगा तो अपने आप को बड़ा अच्छा फील करेगा, दुनिया को अच्छा मानेगा और कई लोगों से अच्छे रिलेशन होंगे। तो इसलिए फिनोमेनोलॉजिकल वर्ल्ड जो है हमें समझना होगा कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है। सो अब ये जो भी हमने बात करी थी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इंटरनल वर्ल्ड की, इसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में स्कीमा कहते हैं, स्कीमा या स्कीमेटा कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है साइकोडायनेमिक मॉडल में ये जो है एक्सप्लिसिट कॉन्शियस और इम्प्लिसिट अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स के रूप में देखे जाते हैं। स्कीमा मतलब हम कॉन्शियसली हमने बनाए हैं, ये अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में है और उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर अनकॉन्शियसली किसी के दिमाग में ये है कि भाई पुलिस वाले जो है खराब होते हैं बचपन से उसके दिमाग में, तो उसका बिहेवियर वैसे ही हो जाएगा। उसने जान के थोड़ी बनाया, बचपन से उसको ऐसा बोला गया, बन गया। ये भी हो सकता है बच्चे को बचपन से बोला गया कोई भी प्रॉब्लम हो तो पुलिस के पास में जाना है, तो हमेशा जो है पुलिस वालों को अच्छा समझेगा, है ना। सो ये है कि वो एक्सप्लिसिट कॉन्शियस भी हो सकता है और इम्प्लिसिट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। जो पीछे हमने बात की थी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट की, वो ये इंपॉर्टेंस है उसकी कि जो हमारा रिट्रीवल और एक्सप्रेशन है वो एक्सप्लिसिट कॉन्शियस भी हो सकता है और इम्प्लिसिट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। देन जो साइकोएनालिटिक मॉडल है वो ये कहता है कि वन सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो हमारे माइंड में है वो हम यूज कर सकते हैं दूसरे सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को डिफेंड करने के लिए जो कि इनटॉलरेबल हो। दो अपोजिट जो है रिप्रेजेंटेशन है मान लो, तो एक दूसरे में लड़ाई होगी कि नहीं होगी, तभी तो निकल के आएगा कि कौन सा जो है जीतेगा। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो है दो ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो जो कंपैटिबल नहीं हो, जो इनटॉलरेंट हो टुवर्ड्स ईच अदर, तो इससे जो है प्रॉब्लम आएगी। तो एक तो ये है। अब इससे दूसरा क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा जो साइकोएनालिटिक थेरेपिस्ट होता है वो ये इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्कीमा या रिप्रेजेंटेशन देखता है कि इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन के साथ में क्या इमोशंस अटैच्ड हैं। उसके इमोशन लव के हैं, हेट के हैं, एंगर के हैं, डिस्गस्ट के हैं, गिल्ट के हैं, क्या है। ठीक है। क्योंकि ये जो है इमोशंस ही तो हमारे को ड्राइव करते हैं बिहेवियर के लिए, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट चीज है। सो देयर इज ग्रेटर अटेंशन टू द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ दीज स्कीमास और रिप्रेजेंटेशन एंड टू द स्ट्रक्चरल क्या स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। अब ये समझो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट क्या होता है कि ये रिप्रेजेंटेशन में ये भी तो सकता है कि एक टॉप में कोई चीज हो, फिर उसके नीचे दूसरी हो, उसके नीचे तीसरी हो, उसके नीचे चौथी हो, तो ये हायरार्किकल हो गया कि रिप्रेजेंटेशन हायरार्किकल है या नहीं है। जैसे फियर है तो फियर जो है किसी 4 डिफरेंट चीज में हायरार्किकल हो सकता है शेर से सबसे कम हो, मकड़ी से सबसे ज्यादा हो। ठीक है। सो हायरार्किकल या इंटीग्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन जितने भी दिमाग में हो कैसे इंटीग्रेटेड हैं, हारमोनियसली इंटीग्रेटेड हैं या अभी जो हमने बात की थी कि इनटॉलरेंट टुवर्ड्स ईच अदर हैं। ठीक है। और तीसरा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे से कितने अलग हैं। ये भी तो सकता है दो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं,
तो हम एक तो इमोशनल एस्पेक्ट को देखेंगे, जो भी मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, स्कीमा है, और उसके साथ में स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को देखेंगे। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, हायरार्किकल एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये 3 चीजें देखेंगे। ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। अब नेक्स्ट जो आता है ट्रांसपेरेंसी, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पर इसमें जो नई बात है वो मैं सिर्फ टच करूंगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंस जो है नेगेटिव चीज है, ट्रांसपेरेंस खराब चीज नहीं है। पहले सोचा जाता था कि ये कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अब समझ में आता है कि इट इज नॉट प्रॉब्लम, बल्कि इट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ट्रीटमेंट। तो अब जो है जैसे इसमें लिखा है, नाउ वी रिकॉग्नाइज दैट द थेरेपिस्ट एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट टू द नेचर ऑफ ट्रांसपेरेंस। जो भी हमने बात की थी, थेरेपिस्ट का जो अपना जो है बिहेवियर है, जेंडर है, कल्चर है, बोलने का तरीका है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंस। कैसे? वो ऐसे है कि जो भी उसका पास में जो ऑब्जेक्ट रिलेशंस रहे हैं, अगर उससे मिलते जुलते फीचर्स वाला कोई व्यक्ति मिल गया तो उसको वही पास्ट ट्रिगर हो जाएगा। जैसे अगर मेल है सपोज थेरेपिस्ट, और वो पॉइंट आउट करता है चीज़ें, और बचपन में फादर क्रिटिकल रहा था, तो वो ट्रिगर हो जाएगा उसको, वो फादर वाली याद आएगी और थेरेपिस्ट में फादर को देखेगा। ये जो है इस तरह से ट्रिगर होता है। और फीमेल है थेरेपिस्ट, और मदर ऐसी रही है जैसे फीमेल है, जैसे मदर लेटर से कि बड़ी लविंग केयरिंग टाइप की मदर रही है, और थेरेपिस्ट भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी वाली, तो वो मदर देखने लग जाएगा उसमें। सो खाली ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप नहीं, जो थेरेपिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी डिसाइड करते हैं ट्रांसफरेंस को। ये बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि वो जो उसके जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं जो पुराने थे, सेम काइंड ऑफ सिमिलर्स मिलने से। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी ध्यान रखो ट्रांसफरेंस में। नई बात वो ये है, दूसरी नई बात, कि ट्रांसफरेंस में करके जो है क्लाइंट क्या करने की कोशिश कर रहा होता है, जो पास में ढंग से रिजॉल्व नहीं हो पाए थे उसके रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, तो जो रिजॉल्व नहीं हो पाए थे वो अब जो है थेरेपिस्ट के साथ में उसको करके वो पास को रिजॉल्व कर रहा होता है अपना। जैसे अगर एक्सेप्टेंस उसको अपने मदर से या फादर से नहीं मिली थी बचपन में, तो अब जो है वो ऐसे काम करने की कोशिश करेगा, जो हमने बोला था ना मिररिंग वाला, मिररिंग ट्रांसफरेंस। तो अब वो जो मिररिंग ट्रांसफरेंस कर रहा है वो कि थेरेपिस्ट अगर उसको वैलिडेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उसका पास जो है उसकी क्लाइंट की नज़र में रिजॉल्व हो जाएगा कि ओके फाइनली नाउ माय ऑब्जेक्ट फिगर हैज एक्सेप्टेड मी। इसलिए भी ट्रांसफरेंस हो रहा होता है। ठीक है, बिकॉज द क्लाइंट इज लॉन्गिंग फॉर ए डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें कि ट्रांसफरेंस इनहेरेंट होगा। तो वो जो है बेसिकली द क्लाइंट इज ट्राइंग टू कंपनसेट फॉर द प्रॉब्लम दैट अकर्ड इन द चाइल्डहुड रिलेशनशिप। ये समझ में आ गया ट्रांसफरेंस वाला? ये दो नई बातें जो बताई मैंने। देन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में क्या है, ये भी है कि अनकॉन्शियसली जो है क्लाइंट, ये बड़ी थोड़ा सुनने में अजीब सी लगेगी बट ये फैक्ट है कि जो क्लाइंट है दे अनकॉन्शियसली अपोज एनी अटेम्प्ट्स टू हील देम, उनको ठीक करने के लिए। कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हो, अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, रेजिस्ट कर रहे होते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है ऐसा नहीं होता है कि वो मना कर रहा हो कि मुझे ठीक नहीं होना या आप गलत कर रहे हो, ऐसे इतना डायरेक्ट नहीं होता है, रेयरली होगा ऐसा। सो नॉर्मली रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा कि वो थेरेपी सेशन को स्केड्यूल हो स्किप करके आया ही नहीं, या कोई टॉपिक जो हमें लगता है कि उसके बचपन का है, इशू है, वो उस पर कभी डिस्कस आएगा, वो जैसे भी टॉपिक उसको घुमा देगा, गोल कर देगा, या कोई सेशन रखा है वो भूल ही गया, अरे मेरे को याद ही नहीं रहा, जेन्युइनली भूल गया होगा। ठीक है, तो ये भी है। तो इन चीजों से पता चलता है कि वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो द पेशेंट इज ट्राइंग टू डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट चेंजिंग इन द सर्विस ऑफ प्रिजर्विंग देयर इलनेस एज इट इज। वो वैसे का वैसा बने रहना चाहते हैं। Many people you must have seen, they
दे आर ओके टू रिमेन इन एन अब्यूजिव रिलेशनशिप, ठीक है, और वो दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट। सो वो इनडायरेक्टली जो है रेजिस्टेंस से पता चल जाता है वो। सो अब जो है इसको ऑब्स्टेकल नहीं समझा जाता रेजिस्टेंस को। नाउ रेजिस्टेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑब्स्टेकल। तो ये हमको ये बताता है कि क्लाइंट का पास्ट का क्या इन्फ्लुएंस है करंट बिहेवियर पे इन रिलेशनशिप विद द थेरेपिस्ट, कि जो वो थेरेपिस्ट के साथ कर रहा है उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि पास्ट ने उसके प्रेजेंट बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस किया है। तो वो अगर हमें पता लग जाएगा फिर हम इंटरवेंशन करके ठीक कर सकते हैं। आता है काउंटर ट्रांसफरेंस। तो जैसे ट्रांसफरेंस होता है क्लाइंट का, ऐसे काउंटर ट्रांसफरेंस होता है थेरेपिस्ट का। सो पैरेलल ट्रांसफरेंस इन द पेशेंट। तो अब जो है पहले जो है ये समझा था कि जो काउंटर ट्रांसफरेंस है कि ये एक बाधा है, हिंड्रेंस है थेरेपी में, पर अब ऐसा नहीं समझा जाता है। अब नाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी थेरेपेटिक टूल। कैसे? वैसे कि हमें ये पता चलता है कि पेशेंट की जो भी बिहेवियर है या वर्ड्स हैं वो कौन सी फीलिंग्स इंड्यूस करते हैं थेरेपिस्ट में, और उन फीलिंग्स की वजह से क्या बिहेवियर जनरेट होता है थेरेपिस्ट में। तो इससे हमें ये पता चलेगा जो क्लाइंट का जो इंटरनल वर्ल्ड है और वो जो भी करता है वो दूसरों के अंदर कैसी फीलिंग्स इवोक करेगा और दूसरे लोग कैसा बिहेव करेंगे विद द क्लाइंट आउटसाइड द थेरेपी। ठीक है, तो उससे हमें हेल्प मिलेगी। जैसे अगर कोई कह रहा है कि कोई नोबडी लव्स मी, नोबडी टेक्स केयर ऑफ मी, नोबडी वैल्यूज मी, इस टाइप की चीज़ें कर रहा है, तो अब जो है उससे क्लाइंट की बातें सुन के अगर काउंटर ट्रांसफरेंस हो रहा है कि वो उसको कह रहा है कि वाई समबडी शुड वैल्यू यू, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, यू आर नॉट ए VIP फॉर एनीबडी, वाई एनीबडी शुड केयर फॉर यू, व्हाट यू हैव डन फॉर अदर्स। तो अब ये जो है ऐसे रिएक्शंस अगर थेरेपिस्ट के आ रहे हैं, आने नहीं चाहिए लेकिन आ रहे हैं, तो ये पता चलेगा कि भाई दूसरों लोग भी तो यही सोचते होंगे इसके बारे में जब ये ऐसे बिहेव करता होगा दूसरों के साथ में। तो उससे हमें ये आइडिया लगेगा कि इसको हमें कैसे थेरेपी देनी है, क्या काउंसलिंग करनी है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इज साइकिक डिटर्मिनिज्म। साइकिक डिटर्मिनिज्म ये कहती है कि भाई जो बचपन में जो कुछ भी हुआ है वो डिसाइड करेगा कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, विच इंक्लूड्स आवर इंटरनल एक्सपीरियंसेस, आवर बिहेवियर, आवर चॉइस ऑफ रोमांटिक पार्टनर्स, कैरियर डिसीजंस एंड इवन आवर हॉबीज। ये सब जो है, अच्छा ये अनकॉन्शियसली हो रहा है, कॉन्शियसली नहीं हो रहा है। If you see certain people, you will find they have repetitive pattern of relationship in a particular manner. तो ये अनकॉन्शियसली हो रहा होता है, जान के नहीं कर रहे होते हैं वो लोग। सो अब जो है ये भी साइकिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में ये भी कहना है कि एनी सिम्टम प्रॉब्लम में सर्व मल्टीपल फंक्शंस। एक चीज जो है सिंपल एक ही चीज है ऐसा नहीं है, तो डिफरेंट लेवल्स पे जो है उसके डेवलपमेंटल लेवल्स की बात हो रही है। डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स पे उसके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं और उनको वो सब कन्वर्ज होके एक सिंगल प्रॉब्लम जो है बन रही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो एकदम मेजेंटा कलर में मैंने हाईलाइट की, बोथ थेरेपिस्ट एंड पेशेंट मस्ट बी विलिंग टू एक्सप्लोर ए वैरायटी ऑफ कन्वर्जिंग कॉजेज। दोनों को विलिंग होना पड़ेगा, खाली थेरेपिस्ट नहीं, पेशेंट को भी विलिंग होना पड़ेगा। अगर वो विलिंग ही नहीं होगा एक्सप्लोर करने के लिए, उसके क्या इश्यूज थे, वो कोई बात ही नहीं करना चाहेगा पास की, तो कैसे होगा। ठीक है, सो ये ऑब्वियसली थेरेपिस्ट को पता होता है कि वो जान के नहीं कर रहा, उसके अनकॉन्शियस में, उसके अवेयरनेस में नहीं है, लेकिन कम से कम विलिंग तो होना चाहिए ना पेशेंट को कि यस आई एम विलिंग टू एक्सप्लोर। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब जो है आता है कंपोनेंट्स ऑफ साइकोएनालिटिक एंड साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी। ये तीन चीजें हैं, अभी हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे।
पहला है क्लैरिफिकेशन एंड कन्फ्रंटेशन, दूसरा है एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस, काफ़ी हद तक हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, और तीसरा है टेक्निकल न्यूट्रलिटी। सो ये फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट जो है नए हैं, सेकंड वाला भी थोड़ा सा हम बीच में डिस्कस कर लेंगे। सो पहले पॉइंट पे आते हैं, क्लैरिफिकेशन, कन्फ्रंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसको तीनों को एक, ये फर्स्ट पॉइंट है जिसमें 3 पॉइंट है, क्लैरिफिकेशन, कन्फ्रंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन, तीनों को एक एक करके हम समझते हैं है क्या। सो क्लैरिफिकेशन में जब क्लाइंट्स की बातें सुन रहा है थेरेपिस्ट, तो वो सर्टेन चीज़ें एज्यूम नहीं करेगा कि अच्छा ऐसे ये बोला तो इसका ये मतलब होगा, या ये हुआ तो इसके बाद में ये तो हो ही होगा, ऐसे नहीं, क्लैरिफाई करना है। इवन इफ वी थिंक कि हाँ हमें तो सारी बात समझ में आ गई, फिर भी क्लैरिफाई करना है। रीज़न ये है कि हम तो हो सकता है समझ गए हों, क्वाइट पॉसिबल कि हम समझ गए हों, लेकिन क्लाइंट के कॉन्शियस माइंड में कहाँ से आएगी बातें जब तक वो खुद नहीं बोलेगा अपने मुंह से। कि जब हम क्लैरिफाई करने के लिए उसको बोलेंगे, जब फिर वो बताएगा, तब उसके कॉन्शियस माइंड में आएंगे। तो क्लैरिफिकेशन तो ये हुआ। और दूसरा होता है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको बोलेंगे यू आर लाइंग, देखो तुमने ये बोला था। कन्फ्रंटेशन भी जो है इन्हें पोलाइट वे हम बोलेंगे, यार उस दिन तुमने ये बोला था यू एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद हिम और हर, एंड टुडे यू आर सेइंग ही और शी इज ए वेरी बोरिंग पर्सन। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि यू एंजॉय द टाइम स्पेंड विद दैट पर्सन एंड यू से द पर्सन इज बोरिंग, ऐसे पूछा जाता है। और ये भी जो है एक इनडायरेक्ट तरीका है क्लैरिफिकेशन का, और इंडिविजुअल के कॉन्शियस में बात लाने का, जो कि अनकॉन्शियस में है। देन कम्स इंटरप्रिटेशन। तो वो जो भी हमने सुना, जब क्लैरिफाई करेंगे तभी इंटरप्रेट कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर क्लैरिफाई नहीं किया तो इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्लाइंट के कॉन्शियस में आएगा तभी जो इंटरप्रिटेशन होगा। अच्छा, और इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं होता कि वी सिंपली अनाउंस अ सेंटेंस, जैसे पिक्चर वगैरह में दिखाते हैं कि वो बोलता है कि तुम्हारे पास में ये प्रॉब्लम थी इसलिए तुम्हारे को ये है और तुम्हें को फिर अब ये होगा, ऐसे नहीं। जो थेरेपिस्ट है वो उसके साथ में बैठ के, क्लाइंट के साथ में बैठ के, जो भी क्लैरिफिकेशंस हुए, कन्फ्रंटेशंस हुए, उनको एक्सप्लेन करते हुए एक तरह से कंफर्म करेगा उससे कि ऐसा है या नहीं है। तो तब जाके जो है इंटरप्रिटेशन निकल के आएगा, जब क्लाइंट भी एग्री करेगा कि हाँ ऐसा तो है। तो इसीलिए क्लैरिफिकेशन और कन्फ्रंटेशन दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, तभी जो है इंटरप्रिटेशन हम कर पाएंगे। अगर हमने क्लैरिफिकेशन कन्फ्रंटेशन नहीं किया तो इंटरप्रिटेशन करना गलत होगा। और इन एनी केस इंटरप्रिटेशन जो है वो हमें क्लाइंट के साथ बैठ के करना है, उसकी सलाह से, उससे बात करके, ठीक है। और इसी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे जो आउटसाइड द थेरेपी जो कुछ भी हो रहा है उसको जो है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रांसफरेंशियल इंटरप्रिटेशन। जो भी हमने थोड़ी देर में बात की थी ना कि ट्रांसफरेंस से पता चलता है कि कौन सी फीलिंग्स वो, काउंटर ट्रांसफरेंस से पता चलता है कि क्लाइंट की बातों से कैसे, कौन सी फीलिंग इवोक हो रही है थेरेपिस्ट में, और वो थेरेपिस्ट कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये हम फिर आउटसाइड थेरेपी में लगाते हैं कि अच्छा ये औरों के साथ में ऐसा करता होगा तो और कैसा फील करते होंगे। दिस इज एक्स्ट्रा ट्रांसफरेंशियल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब इसमें जो है एक और भी चीज़ की जाती है कि जो केयर गिवर्स है उसके साथ जो एक्सपीरियंसेस है उसका भी इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि भाई उसके कैसे रिलेशनशिप रहे होंगे अपने केयर गिवर से। इसको कहेंगे जेनेटिक इंटरप्रिटेशन। जो आउटसाइड द थेरेपी हो रहे हैं दूसरे लोगों से, वो एक्स्ट्रा ट्रांसफरेंशियल इंटरप्रिटेशन है। जो केयर गिवर के साथ में हुआ है उसे जेनेटिक इंटरप्रिटेशन कहेंगे, ठीक है। और ये बड़े टाइमली, टैक्टफुल, इन ए क्लियर एंड कोलैबोरेटिव मैनर करना होता है इंटरप्रिटेशंस को। टाइमिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, जब वो इंडिविजुअल के कॉन्शियस में आ गई ये बातें तब इंटरप्रिटेशन करना है। अगर उसके कॉन्शियसनेस में नहीं, कॉन्शियस में नहीं आई वो बातें, तो इंटरप्रिटेशन विल बी मीनिंगलेस, ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन इज नॉट ऑफर्ड until the patient is just about ready to discover it by him or herself. ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन देंगे भी कैसे, इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस कैन बी राइट और रॉन्ग, है ना, हाइपोथेसिस तो प्रूफ नहीं है ना, वो तो टेंटेटिव एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस। सो इन द फॉर्म ऑफ एन हाइपोथेसिस हम देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है, तो पास्ट में ऐसा हुआ हो सकता है, तो फिर क्लाइंट बोलेगा कि हाँ ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, तो हाइपोथेसिस कंफर्म या डिनाई हो जाएगी। तो इन ए कोलैबोरेटिव एंडेवर, in a collaborative manner, interpretation is done. Now it is not the pronouncement of an all knowing authority कि मैं थेरेपिस्ट भगवान है, उसको सब आता है, उसने बोल दिया। ये क्लियर हो गया। थर्ड इज टेक्निकल न्यूट्रलिटी। सो ये लोग कई मिस इंटरप्रेट करते हैं कि भाई इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है, अपने को एकदम ब्लैंक फेस्ड रखना है, स्टोन फेस्ड रखना है ना, और हमें कोई सेल्फ डिस्क्लोजर, अपनी पर्सनल बातें नहीं करनी है, कोई एडवाइस, कोई सपोर्ट नहीं देना है, कोई वैलिडेशन नहीं देना, इस टाइप की बातें होती हैं, लोग आज सोचते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ऐसे मशीन की तरह करना है। वी हैव टू शो सर्टेन इमोशंस, लेकिन हमको क्या ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ थेरेपी है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ थेरेपी जैसे हमने बात की थी कि टाइमिंग्स जो है स्ट्रिक्ट होने चाहिए, किस टाइम से किस टाइम तक थेरेपी होनी चाहिए, कहाँ क्लाइंट बैठेगा, कहाँ पे थेरेपिस्ट बैठेगा, टॉपिक पे बातें होंगी, जो पर्सनल रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश होनी चाहिए, रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए, वो सब बातें स्ट्रक्चर ऑफ उसमें थेरेपी में आती है, तो वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। सो टिपिकली यस, इमोशनली नहीं इन्वॉल्व होना, लेकिन जहाँ पे कहीं पे अगर जो है इफ वी सी वी हैव टू एक्सप्रेस सर्टेन इमोशंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्लाइंट, नॉट टू प्लीज द क्लाइंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्लाइंट, तो उसको करना है। एंड सेल्फ डिस्क्लोजर को भी जो अप्रोप्रिएट है, टू द पॉइंट है, रेलेवेंट टू द थेरेपी है, वो सेल्फ डिस्क्लोजर को भी ठीक माना जाता है, खराब नहीं माना जाता है। सो ये टेक्निकल न्यूट्रलिटी समझ में आ गया ना। Self disclosure I have already told you. Then distinctive features of psychodynamic technique. हाँ, so पहला है focus on affect and expression of emotion. The therapist helps the patient describe and put words to feelings. ये इम्पोर्टेंट है ये समझना कि जो भी क्लाइंट बोल रहा है, जैसे उसने बोला कि मुझे बड़ा खराब लगा, अब ये खराब लगा बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है, तो उसको बोलना है कि थोड़ा और इलेबोरेट करो, खराब क्या लगा, है ना। तो मुझे गुस्सा आया, अच्छा गुस्सा आया, किस बात पे गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आया, फिर उस गुस्सा आने में क्या मन किया कि मैं क्या करूं, है ना। ऐसे हमको जो भी उसके जो फीलिंग्स या इमोशंस है उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करवाना है। तो अब ये प्रॉपर जो है एक्सप्रेशन हुआ है कि ये नहीं हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मान लो कि हमें वो क्लाइंट क्या फील कर रहा है किसी को एक्सप्लेन करना है, तो क्या हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे किसी और को कि नहीं। कि अगर हमने और किसी को भी यही बोला कि वो खराब फील कर रहा है, तो वो उसको भी क्या समझ में आया, है ना। सो इट शुड बी इन ए मैनर दैट वी कैन एक्सप्लेन इट टू समबडी। तो ये जो है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन हमें करना है, ठीक है। तो वो इससे क्या होता है, कई बार ऐसे इमोशंस जो इंडिविजुअल के अंदर होते हैं उसको पता ही नहीं होता कि ये इमोशन है, वो निकल के आ जाते हैं। जैसे कि फ्रस्ट्रेशन है कि एग्रेशन है कि रिजेंटमेंट है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा होगा, है ना। फ्रस्ट्रेशन तो कोई चीज करना चाहता है वो नहीं हो रही तब होगा, एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन से एग्रेशन जनरेट हो सकता है कि वो नुकसान करना चाह रहा है ना, इस तरह से। सो जो इंटेलेक्चुअल इंसाइट जो है और इमोशनल इंसाइट में फर्क होता है, तो यहाँ पे बात इमोशनल इंसाइट की हो रही है। सो दिस रेजोनेट्स एट द डीप लेवल एंड लीड्स टू चेंज। जब इंसान को अपने इमोशन समझ में आ जाते हैं ना, बात समझ में आना इंपॉर्टेंट नहीं, इमोशन समझ में आना इंपॉर्टेंट है। बात भी समझ में आना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इमोशन वाली बात है। व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस आई एम हैविंग टुवर्ड्स समथिंग और समबडी,
तो वो अगर जब समझ में आते हैं तो इमोशनल इंसाइट कहेंगे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल इंसाइट तो क्या ही है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये इशू है, ये तो इंटेलेक्चुअल इंसाइट हुई। ठीक है, फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ अटेम्प्ट्स टू अवॉइड डिस्ट्रेसिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये हम बात कर चुके हैं, जो डिफेंस और रेजिस्टेंस है। तो जो भी डिस्ट्रेसिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स है उसको रेजिस्ट करेगा कोई, और उसके लिए कोई डिफेंस मैकेनिज्म आएगा, और दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मिसिंग सेशंस, अराइविंग लेट, बीइंग एवेसिव अबाउट द टॉपिक। सो हाँ, अब एक और भी जो सटल फॉर्म, मतलब बारीक तरीका, जो ये तो बड़े ऑब्वियस है ना कि सेशन मिस कर दिया, लेट आ रहा है, टॉपिक पे बात नहीं कर रहा है, ये तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि रेजिस्टेंस है। लेकिन बहुत सटल से भी जो है, बारीक से महीन से, बहुत माइन्यूट से भी जो है रेजिस्टेंस होते हैं, वो भी जो है हमें पता चले, जैसे वो टॉपिक पे आएगा तो, लेकिन पूरी तरह नहीं आएगा, थोड़ा सा बात करके फिर दूसरे टॉपिक पे चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा तो क्लियर हो जाता है कि इस टॉपिक में कोई इशू है, लेकिन थोड़ा सा बात करेगा और फिर गोलमोल कर देगा, तो ये भी है। फिर क्या हुआ था इस पे ज्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन क्या उसने एक्सपीरियंस किया था ये नहीं बता रहा है। ठीक है, इंसिडेंट तो बता रहा है, लेकिन इंसिडेंट से जुड़े अपने इमोशन नहीं बता रहा है, तो ये भी एक सटल रेजिस्टेंस हुआ है। और जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है फोकस कर रहा है, और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन अपने रोल के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है कि मैंने क्या किया था जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो ये सब जो है सटल वेज है जहाँ से रेजिस्टेंस हमें पता चलेगा। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकरिंग थीम्स एंड पैटर्न्स, तो उसके बार बार जो है कौन से थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, फीलिंग, सेल्फ कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप, लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये रोमांटिक पार्टनर, ये सब जो है जैसे कि दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं इसमें कि ए मैन कैन बी frequently falling into a relationship with women who are emotionally unavailable, या women के केस में they are regularly sabotaging themselves when success is at their hand, सक्सेसफुल हो सकती हैं लेकिन कुछ ऐसा ऊट पटांग कर देंगे कि उनकी सक्सेस ना मिल पाए, उनको ये पैटर्न मिलेगा उनकी लाइफ में, तो ये करना होता है। फिर डिस्कशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, सो यानी कि यहाँ डेवलपमेंटल फोकस होता है। तो जो भी जो है पास्ट में हुआ है उसके बेसिस पे पीपल टेंड टू लिव इन द प्रेजेंट। तो इसमें गोल क्या है, हमें पता करने का गोल ये है कि पेशेंट शुड बी एबल टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू लिव मोर फुली इन द प्रेजेंट। पास्ट से फ्री हो जाए और प्रेजेंट में जी पाए, वरना हर प्रेजेंट चीज को पास्ट से रिलेट करके करेंगे। फिर फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो ये दोनों एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके जो अटैचमेंट रिलेशनशिप है, साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लमेटिक इंटरपर्सनल पैटर्न्स हैं, ये सब जो है इंटरफियर जो करते हैं उसकी पर्सनल एबिलिटी में टू मीट द इमोशनल नीड्स, इस टाइप के, वो भी हम फोकस करेंगे कि उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे रहे हैं, उसमें क्या कमियां हैं या क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस है। फिर फोकस ऑन थेरेपी सेशन भी होता है, थेरेपी रिलेशनशिप, क्योंकि थेरेपी रिलेशनशिप से ही हमें पता चलता है कि उसके पास में कैसे रहे हैं और आउटसाइड जो थेरेपी में जो है वो कैसे रिलेशनशिप बनाता होगा। तो वो जो रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो थेरेपिस्ट पे ही शक करता है तो ऑब्वियसली बाहर भी करता होगा, या किसी को हमेशा फियर ऑफ डिसअप्रूवल या रिजेक्शन है, या फियर ऑफ अबंडनमेंट है थेरेपिस्ट से, तो वो नोइंगली या अननोइंगली, चाहे कैसा भी हो सकता है, तो वो बाहर भी होगा। या एंगर एंड हॉस्टिलिटी है, वो भी जो है जो टुवर्ड्स थेरेपी है, तो बाहर हम गेस कर सकते हैं कि ऐसा, तो ये थेरेपी के रिलेशनशिप में बहुत कुछ बताता है। देन हाँ, और थेरेपी रिलेशनशिप में क्या होता है, ये इन वीवो होता है, इन वीवो मतलब लाइव हो रहा होता है, ये थ्योरेटिकल नहीं होता, लाइव हो रहा होता है। तो एक तरह से यहाँ पे वो एक प्रैक्टिस कर सकता है चीज़ों को कि रियल वर्ल्ड में जब वो जाए तो उसको इम्प्लीमेंट कर सके।
ठीक है, तो गोल क्या है इसका? हमारा गोल ये है कि वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी लाए। अगर रिजिड रहेगा तो नहीं होगा ना। फिर एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ फैंटेसी लाइफ। सो साइकोडायनेमिक, अगर हम और थेरेपीज की बात करें तो और थेरेपीज में बड़ा स्ट्रक्चर्ड सी थेरेपी होती है, क्या करना है क्या नहीं करना पहले से डिसाइडेड होता है। लेकिन साइकोडायनेमिक जो थेरेपी होती है, इट एनकरेजेस पेशेंट्स टू स्पीक फ्रीली अबाउट व्हाट एवर दे वांट टू स्पीक, जो भी उनके दिमाग में है। तो इससे भी जो है हमको उनकी एक तो रेंज ऑफ इमोशंस क्या है, उनकी एरियाज ऑफ मेंटल लाइफ क्या है, इंक्लूडिंग डिजायर्स, फियर्स, फैंटेसीज, ड्रीम्स, डे ड्रीम्स, इन सब के बारे में पता चलता है। सो इट्स ए रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द पर्सन व्यूज सेल्फ और अदर्स। अब इससे जो है इंटरप्रिटेशन ईजी हो जाता है कि उसके एक्सपीरियंसेस क्या है, क्या चीज़ अवॉइड करता है, क्या इंटरफियर करता है। अब जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है किसी भी साइकोथेरेपी का, तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि हम उसको सिम्टम से रिलीफ दिला दें। जो सक्सेसफुल साइकोथेरेपी का ये होता है एम कि हम जो है उसको इस लायक बना दें कि वो फ्यूचर में इन चीज़ों से अपने आप डील कर सके, कैपेबल बने। दैट इज द एम ऑफ द थेरेपी, ताकि वो अपनी लाइफ में मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो उसमें जो है ज़्यादा जो है इफेक्टिव यूज़ कर पाए अपने टैलेंट्स और एबिलिटीज़ का, उसको रियलिस्टिक जो है सेल्फ एस्टीम हो, और वाइडर रेंज ऑफ इमोशंस को जो है वो टॉलरेट कर पाए, उसको सेटिस्फाइंग सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस हो। He or she should be able to understand self and others in a more nuanced and sophisticated ways, और जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको डील कर पाए विद ग्रेटर फ्रीडम एंड डिफिकल्ट फ्लेक्सिबिलिटी। सो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, सेल्फ डिस्कवरी है, इस सब के जरिए ये सब कराया जाता है। और 3 चीज़ें बोली मैंने, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने बारे में सोचना मैं क्या हूँ, कैसे करता हूँ। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जो नहीं पता है अपने बारे में उसको एक्सप्लोर करना। सेल्फ डिस्कवरी, ढूंढना अपने बारे में कि क्या क्या है ना। और ये सब कहाँ हो रहा है? इन ए सेफ एंड डीपली ऑथेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन थेरेपिस्ट एंड पेशेंट। कि जब तक वो रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड थेरेपिस्ट जो है डीपली ऑथेंटिक एज वेल एज सेफ, सेफ मीन्स साइकोलॉजिकली एज वेल, नॉट जस्ट फिजिकली, साइकोलॉजी मतलब कोई जजमेंट का फियर नहीं हो उसको, तब जाके जो है ये हो पाता है कि इंडिविजुअल में ये कैपेसिटी डेवलप होगी। तो आई थिंक विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, अदरवाइज आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग देन।